मेघालय के बाद त्रिपुरा में 8 मार्च को होगी बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। त्रिपुरा में बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर 33 सीटों पर हासिल की जीत। मेघालय नागालैंड में 7 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ त्रिपुरा और नागालैंड में हासिल किया बहुमत। सीबीआई की मांग पर हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 3 दिनों की रिमांड बढ़ाई। सिसोदिया के वकील ने दर्ज कराई आपत्ति, कहा बेवजह किया जा रहा परेशान। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग में प्रतिभाग करने भारत पहुंचे श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंकाई समकक्ष से की मुलाकात। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी की लोकतंत्र पर हमला और नेताओं की निगरानी वाली टिप्पणी पर सियासत तेज। अब कांग्रेस ने किया भाजपा पर पलटवार। पंजाबी सिंगर रहे सिद्धू मूसेवाला के माता पिता और सलमान खान को जान से मारने की मिली धमकी। राजस्थान के जोधपुर से पुलिस ने एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा लिया गया फैसला। दिल्ली के सरकारी स्कूल से जुड़ा यह मामला है। उपराज्यपाल के द्वारा फैसला लिया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग की अनुमति। स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा विदेश। फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा लिया गया है फैसला। और अगली खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था के अपहरण की आशंका। प्रशांत कुमार के साढ़ू के अपहरण की आशंका से हड़कंप। बिहार के नामी चिकित्सक हैं डॉक्टर संजय कुमार। प्रशांत कुमार की पत्नी डिंपल वर्मा आईएएस अफसर रही हैं। डॉक्टर संजय डिंपल वर्मा की बहन डॉक्टर सलोनी के पति हैं। कल देर शाम से डॉक्टर संजय कुमार का पता नहीं चला है। अपहरण की आशंका को लेकर लगाई गई हैं टीमें। कुछ टीमें यूपी बिहार की सीमा पर निगरानी के लिए लगी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साढ़ू के अपहरण की आशंका का मामला सामने आया है। इसके बाद से हड़कंप मच गया है। पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। बिहार के नामी डॉक्टर हैं संजय कुमार। कल देर शाम से डॉक्टर संजय कुमार का पता नहीं चला है। अपहरण की आशंका को लेकर टीमें लगाई गई हैं। एक और खबर आ रही है दिल्ली से। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड 3 दिन बढ़ाई है। सिसोदिया की जमानत पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। पांच दिन की रिमांड के बाद फिर मांगी थी रिमांड।
जमानत पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। जो बेल है उस पर 10 मार्च सुनवाई होनी है। फिलहाल सीबीआई को एक बार फिर से मौका मिला है, रिमांड बढ़ाई गई है। हालांकि रिमांड की अवधि जो थी वो ज्यादा मांगी गई थी, लेकिन उसे कम किया गया कोर्ट की तरफ से। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दौरे पर रहीं, जहां पर उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा राजे को मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई गई। इसके बाद राजे ने हवन किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने जुलियासर के स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। मैडम से आप लोग मुलाकात करते जाइए और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते जाइए, ताकि आप लोग भी अपने गंतव्य पर पहुंच सके और सभी को माननीय वसुंधरा जी से मुलाकात करने का मौका भी मिले, बधाई देने का मौका भी मिले। और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि आज जितने भी चेहरे यहाँ पर आए, यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि आप तमाम चेहरों से मुलाकात की जा सके। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के बैनर तले कानपुर नगर के फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम की शुरुआत महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों को संबोधित करते हुए कहा कि नौजवानों में जागरूकता लाने, बुनियादी सवालों के समाधान, बेहतर भविष्य एवं अधिकार संरक्षण, संवर्धन, भूमिका भागीदारी को सुनिश्चित कराने और उनको शोषण, उत्पीड़न, अन्याय से निजात दिलाने, निःशुल्क व समयबद्ध प्रतियोगी परीक्षाएं एवं गड़बड़ी, अनियमितताएं व भ्रष्टाचार के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कराने, छात्र संघ चुनाव बहाल कराने, सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा को समाप्त कराने, युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, कुशल योग्य बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी ठोस कार्य योजना बनाए जाने तक प्रदेश के सभी जिलों सहित पूरे देश में नौजवानों को न्याय मिलने तक सड़क पर संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। इस मौके पर गौरव वर्मा, दुर्गेश कुमार, कपिल शुक्ला, राघवेंद्र प्रताप सिंह, मुजाहिद रजा, अनुराग तिवारी, अमित यादव, सुमित सैनी, ओजस्वी पाठक, संजय दीक्षित, साहिब आलम, मोहम्मद अहमद, संजय पटेल, आकाश शर्मा आदि गणमान्य सहित सैकड़ों छात्र, नौजवान, बेरोजगार उपस्थित रहे। 10 साल ही सही, विवेकानंद के उम्र के ही सही, लेकिन नौजवानों के लिए कुछ यदि मैसेज दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यह देश हमेशा नौजवानों के दम पर परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ और निश्चित रूप से होगा, आप सभी साथियों का यदि साथ मिला तो। अब मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि मैं यहां भाषण देने नहीं आया था, आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आपके सामने एक विकल्प है जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है। आप जानते हैं कि ऐसे कानपुर में कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कोई नियमावली नहीं बनी थी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष करने के बाद आप देखेंगे कि आज उनके लिए कुछ तो नीति बनी। बगैर नीति के न उनका पीएफ कटता था, न ईएसआई जमा होता था। नवागत जिलाधिकारी जसजीत कौर ने के न्यूज से खास बातचीत में कहा कि स्वच्छ सुल्तानपुर बनाना और अतिक्रमण को मुक्त कराना होगा। हमारा मुख्य संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम की स्थापना के लिए हम कृत
संकल्पित है। शहर के ट्रैफिक जैम की समस्या, नो पार्किंग समेत कचरा निस्तारण पर प्राथमिकता पर कार्रवाई होगी। विदित हो कि नवागत जिलाधिकारी जसजीत कौर और मूल रूप से पंजाब राज्य के अमृतसर की रहने वाली हैं। नवागत जिलाधिकारी वर्ष 2012 बैच की IAS अधिकारी हैं। जिलाधिकारी की शुरुआती ट्रेनिंग सीतापुर और आगरा में हुई है। उसके बाद उन्नाव में 7 अगस्त 2014 से लेकर 20 अप्रैल 2016 तक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहीं। जनपद बुलंदशहर में 21 अप्रैल 2016 से लेकर 17 अप्रैल 2018 तक मुख्य विकास अधिकारी के पद पर तैनात रहीं। उसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 17 अप्रैल 2018 से लेकर 12 सितंबर 2019 तक विशेष सुरक्षा नियोजन विभाग, 12 सितंबर 2019 से लेकर 18 सितंबर 2019 तक अपर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 18 सितंबर 2019 से लेकर 22 फरवरी 2020 तक अपर प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अपर परियोजना निदेशक एड्स नियंत्रण के पद पर कार्यरत रहीं। उसके बाद नवागत जिलाधिकारी 22 फरवरी 2020 से अब तक जनपद शामली के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। अभी क्योंकि कम ही समय हुआ है, बट फर्स्ट लुक में जो सिटी का लुक है वो उस पर कार्य करने का एक कार्य योजना बनाने का हमने प्रारंभ करी है। जो हमारा शहर है वो सुंदर हो, स्वच्छ हो, अच्छा पेंटेड हो, एस्थेटिक सेंस में अच्छी उसमें हरियाली हो और डिवाइडर्स हो, तिरंगे वाली लाइट्स हो। कई सारी चीज़ें हैं, जो कई सारे एफर्ट्स हैं जो यहाँ किए जा सकते हैं, जिनकी आवश्यकता है, ताकि जब भी कोई सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो, सिटी में एंटर हो, तो उसे लगे कि कुछ अलग है यहाँ पर और बहुत अच्छी उसको फीलिंग आए कि यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के लोगों ने अपने शहर को सुंदर बनाया है। अपनी सिटी के साथ लोग प्यार करना सीखें, उससे अपनी आइडेंटिटी बनाएं। ये प्रयास हम लोग करेंगे, कार्य योजना ज़रूर उसमें बनाएंगे हम लोग। इसके अलावा हमारा जो विकास से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें भी हम लोग कार्य योजना बनाएंगे कि कुछ अलग इनोवेटिव स्कीम्स जो हैं वो करी जाएं। रूटीन के कार्य भी अच्छे हों, जनपद की परफॉर्मेंस अच्छी हो और महिलाओं के सेक्टर में और छोटे बच्चों के सेक्टर में कुछ अलग प्रयास हम लोग करें, ये हम लोग कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से शामली जनपद में हमारे कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया था, जो निरक्षर महिलाएं थी उनको सर्वे किया और उनको आगे पढ़ाया हम लोगों ने। लगभग 15,000 महिलाएं निरक्षर थी और 6 महीने तक जब हम लोगों ने उनको पढ़ाया तो उसमें से 10,400 महिलाएं जो हैं वो साक्षर हो गई थी, अपना साइन कर रही थी, अपना चेक काट रही थी। तो सर के जो मार्गदर्शन में कार्य हुआ था उसमें महिलाओं का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा और बहुत ही इस चीज़ को सराहा गया। उस प्रकार से यहाँ पे भी जो आवश्यकता होगी, यदि यहाँ पर भी थोड़ी निरक्षर ट्रेनिंग करी थी और उनके मार्गदर्शन में उनकी जो ट्रेनिंग है मुझे आज तक फ़ायदा दे रही है। उसके बाद उन्नाव में 2 साल, जैसे मैंने बताया कि SDM रही, 2 साल बुलंदशहर में रही और उसके बाद से शामली में थी और काफ़ी लंबा टाइम शामली जैसे एक छोटे डिस्ट्रिक्ट में। कायमगंज स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज ने विशेष प्रयास कर गंगा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य में से 3,69,15,00,000 रुपये गन्ना मूल्य भुगतान कर होली त्यौहार पर तोहफा दिया। होली त्यौहार पर बकाया गन्ना मूल्य मिल जाने पर किसान विशेष राहत महसूस कर रहे हैं और किसानों के चेहरों पर भारी खुशी देखने को मिल रही है। गन्ना मूल्य का भुगतान मिल जाने पर किसान होली का त्यौहार अच्छे ढंग से मना सकेंगे। शासन की मंशा के अनुरूप दी किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत चीनी मिल द्वारा 15 जनवरी 2023 तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का 17,13,91,000 रुपया 100% भुगतान कर दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी साहब लाल यादव, चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक किशन लाल एवं मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी ने बताया कि चीनी मिल द्वारा 3 मार्च 2023 तक 34,52,66,000 रुपये का 9,92,000 क्विंटल किसानों से गन्ने की खरीद की गई, जिसमें से 4 जनवरी 2023 तक खरीदे गए गन्ना मूल्य का 13,44,76,000 रुपये गन्ना इससे पहले इसका भुगतान किया जा चुका है। आज किसान भाइयों को चीनी मिल द्वारा 3,69,15,00,000 गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है, जो किसान भाइयों के होली के त्यौहार पर्व को देखते हुए उनकी सुविधा के दृष्टिगत चीनी मिल द्वारा उनके खातों में भेज दिया गया है। अभी तक टोटल कितना भुगतान हो चुका है चीनी मिल द्वारा? अभी तक चीनी मिल द्वारा 17,13,91,000 गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है। जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय किया गया है 9,92,000 इसके सापेक्ष किया गया है।
कितनी तारीख तक का हो चुका है, कब तक का? ये गन्ना मूल्य भुगतान हम लोगों ने द्वारा किया गया है। 15 जनवरी तक का गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिल से किया जा चुका है। आगे किसानों के लिए आगे किसानों के लिए चीनी मिल सदैव तत्पर है। राज्य सरकार के निर्देशों में 100% गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जाना है। अधिक से अधिक गन्ना मूल्य भुगतान हम सत्र के दौरान ही कर देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा और चंपावत जनपद के दौरान जो दौरा था, खटीमा के सरकारी फार्म में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गौरतलब है कि खटीमा के विधायक रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्यालय सरकारी फार्म में पास कराया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था और विभागीय जेई से निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय के भवन के ब्लूप्रिंट के द्वारा जानकारी ली। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनवरी 2024 तक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण पूरा करने का निर्माणाधीन संस्था को आदेश दिया। साथ ही कहा केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और मानकों के अनुरूप हो। प्रदेश सरकार विकास कार्यों में गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। खटीमा वासियों के लिए काफी खुशी की बात है। केंद्रीय विद्यालय बनने से खटीमा क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी स्थान में बनाया जाएगा। कितनी मंजिली बिल्डिंग है? ये सर हमारी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे सर अकेले रहेंगे आप और कोई नहीं? थोड़ा पीछे नहीं, कोई भी नहीं। आप एनआई के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बचपन से मेरे मन में था कि खटीमा में सेंटर स्कूल होना चाहिए और उसके लिए लगातार 2012 में जब मैं यहाँ से विधायक के रूप में चुना गया था, तब से लगातार मैं प्रयास करता रहा। अंततः सफलता तब मिली जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी 1 पहली सरकार के समय में यहाँ पर सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ और ये ज़मीन पहले अलॉट हो गई थी। इसके ऊपर बिजली का तार जाता था, बिजली की बड़ी लाइन जाती थी, उस लाइन को भी शिफ्ट किया गया है। अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। वैसे सेंट्रल स्कूल यहाँ पर बंडिया में पुराना बालिका इंटर कॉलेज जो था उस पर संचालित हो रहा है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर इस भवन के बन जाने से शहर के बीच में और लोगों को और हमारे पढ़ने वाले छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को, सभी को एक बड़ा शिक्षा का संस्थान खटीमा में मिलेगा। मैं सभी को बधाई देता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो। हमने कहा है कि जनवरी 2024 तक इसका लोकार्पण होना है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनना है। इसका एस्टिमेट कॉस्ट 22.68 करोड़ है और इसका टेंडर हुआ 15.68 अप्रॉक्सीमेट 8% करोड़। और इसमें आपका स्कूल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। स्कूल बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 5020 स्क्वायर मीटर है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उसका एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। तो हम जनवरी 2024 तक पूरा कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली। सीएम साहब का डिस्काउंट संस्था सितोड़ी है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बाई टेंडर प्रोसेस में दिल्ली के एजेंसी को कंपटीशन द्वारा टेंडर अवार्ड। खबर औरैया से है, जहां डीसीएम की टक्कर लगने से भागवत भंडारे से लौट रहे साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया। युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर विधुना विधायक रेखा वर्मा, पुलिस की क्षेत्राधिकारी विधुना महेंद्र प्रताप व कई थानों का फोर्स पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र आलमपुर के पास टैंकर की टक्कर से साइकिल सवार युवक घायल हो गया। मौके पर गांव वालों ने टैंकर को पकड़कर टैंकर चालक को पेड़ में बांध दिया। सूचना पर पहुंची अलीनगर पुलिस ने गांव वालों को समझाकर ड्राइवर और टैंकर को थाने ले आई।
और फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।